गाइस हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग डेली कवर कर रहे हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट को, उसी क्रम में सेट नंबर 8 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और इन 30 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्नों के बिल्कुल सही सही उत्तर देना है। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपने बिल्कुल सही सही दिए हैं। सेट नंबर 8 है अपना ये। इससे पहले 7 सेट हम लोग पूरे कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस की। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी में। लेखपाल में जितने भी एग्रीकल्चर पूछी जाती है आप बेस्ट एग्रीकल्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। यूपी जीके, यूपी ट्रिपल एससी के पिछले 5 सालों के जीके के क्वेश्चन और हिंदी की हम लोग गारंटी देते हैं 95% आपके किसी भी एग्जाम में जो हिंदी पूछी जाती है 95% हिंदी इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपना पहला प्रश्न है अपना, मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आपको बताना है कि जो मियोसिस की स्टेज रहती है तो कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनाफेज प्रथम। क्लियर, एनाफेज प्रथम पे दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग बताएं जल्दी से, डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी। उत्तर हो जाएगा अपना मिशन ने, ठीक है। मिशन ने दोस्तों सबसे पहले, ठीक है, ये यहाँ देखो सबसे पहले लिखा है ना, तो मिशन ने दोस्तों सबसे पहले डीएनए की खोज की थी। साथ ही साथ 1869 में जॉन फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लियन की खोज की, जिसके बाद डीएनए का नाम दिया गया। क्लियर, किसकी खोज की थी 1869 में, न्यूक्लियन की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद उसे क्या नाम दिया गया था, डीएनए नाम दिया गया था। तो ये याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 है आज का अपना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी के द्वारा बने होते हैं आपके क्रोमोसोम, यानी कि डीएनए भी होता है उनमें, आरएनए भी होता है, साथ ही साथ प्रोटीन, ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी के द्वारा अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, जीन्स किसके बने होते हैं। हिस्टोन के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, हाइड्रोकार्बन के, या फिर लाइपोप्रोटीन के। तो किसके बने होते हैं जीन्स। उत्तर हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के। ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं दोस्तों जीन्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका शब्द किसने दिया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसने दिया था। उत्तर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। क्लियर है ना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। ऑप्शन नंबर बी अपना इसका उत्तर है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें तो 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज कब की थी, तो दोस्तों 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी। साथ ही साथ रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। जो ये रॉबर्ट ब्राउन है ना, इन्होंने 1831 में किसकी खोज की थी, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। कब, 1831 में। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। आपका ल्यूकोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, स्ट्रोमा में, या फिर मेम्ब्रेन में। कहाँ पे पाया जाता है क्लोरोफिल। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जिसका प्रबल प्रमाण है। क्या प्रबल प्रमाण है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी अपना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि उसमें पाया जाता है। तो ऐसा क्या पाया जाता है लाइसोसोम में कि उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
उत्तर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है अपना कि कोशिका का पावर हाउस कौन होता है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी दोस्तों क्लोकर नामक वैज्ञानिक द्वारा। किसके द्वारा? क्लोकर। ठीक है, क्लोकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी दोस्तों। साथ ही साथ यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। ठीक है, एडीपी को माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में परिवर्तित करता है और एटीपी को फिर एडीपी में परिवर्तित करता है। साथ ही साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है अपना कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है वर्तमान में वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ठीक है, आखिरी रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा एटीपी। क्लियर? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 234। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनी होती है। खाद्य श्रृंखला किसकी बनी होती है, आपको ये उत्तर देना है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला बनी होती है उत्पादक व उपभोक्ता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर हो जाएगा। उत्पादक व उपभोक्ता की बनी होती है अपनी खाद्य श्रृंखला, यानी कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के द्वारा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना दोस्तों, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे कि तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी निश्चित क्षेत्र जैसे कि तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को आपको बताना है क्या कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ होता है। क्रॉप रोटेशन मीन्स क्या होता है कि यानी कि मान लो आप 2020 में गेहूं की फसल बो रहे हैं एक खेत में। ठीक है, 2021 में आप फिर दलहनी फसल कोई बो रहे हैं, दाल वाली फसल बो रहे हैं, तो इसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, जिससे भूमि की जो उर्वरता है वो बनी रहे। तो अपना उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 236 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमि में उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी में बढ़ोतरी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है अपना, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो कि उत्पादित करती हैं। तो अल्ट्रावायलेट किरणें क्या उत्पादित करती हैं आपको ये बताना है। उत्तर हो जाएगा ओजोन। ठीक है, O3। अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है आपको ये बताना है। क्लियर? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपना, वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। जो अम्ल वर्षा होती है ना, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाती है वायु में तब होती है। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन का सबसे गंभीर कारण क्या है। तो सॉइल इरोजन मीन्स क्या होता है, यानी कि अगर मान लीजिए पानी बहा तो एक स्थान की मृदा बह के दूसरे स्थान पर पहुंच गई, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, ये आपका वायु के द्वारा भी होता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन कटाव। अब वन कैसे सॉइल इरोजन को रोकते हैं, तो आपको पता होगा जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मृदा को पकड़े रहती हैं, और जैसे ही मान लीजिए तेज़ बारिश हुई तो जो बारिश का पानी है मृदा को अपने साथ नहीं ले जा पाता, क्योंकि पेड़ की जड़ें मृदा को अच्छे टाइटली पकड़े होती हैं। अब जब ये पेड़ कट जाएगा तो मृदा को पकड़ने के लिए, मृदा की रक्षा के लिए कोई रहेगा नहीं। जैसे ही पानी गिरेगा मिट्टी बह जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत क्या कहलाती है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। आर्द्रता जल अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर?
यानी कि मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है आर्द्रता जल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल क्रांति यानी वाटर लॉगिंग कहाँ पर होती है? तो दोस्तों वाटर लॉगिंग की समस्या होती है आपकी, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिकनी मिट्टी में। ठीक है, जो क्ले होती है यहाँ पे जल क्रांति की समस्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, फूड चेन में शाकाहारी क्या होते हैं? जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य कड़ी होती है, इसमें शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? तो दोस्तों फूड चेन में शाकाहारी जंतु होती हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं? पौधों को खाते हैं ना, पेड़ पौधों को खाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि उपभोक्ता उत्पादक क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक क्या कहलाते हैं? वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे। ठीक है, तो पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए। उपभोक्ता के बारे में देखें तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु क्यों होते हैं? क्योंकि शाकाहारी जंतु खाएंगे पेड़ पौधों को, फिर शाकाहारी जंतु को खाएंगे मांसाहारी जंतु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह क्या होता है? ठीक है, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी यानी कि केशिका जल। ठीक है, कैपिलरी वाटर। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, जो पादप चट्टानों की सतह पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो लिथोफाइट्स कहा जाता है दोस्तों ऐसे पादप्स को। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स ऐसे पादपों को कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों अपना, वायु का मुख्य प्रदूषक क्या होता है? जो वायु है इसका मुख्य प्रदूषक क्या होता है आपको बताना है। तो CO दोस्तों वायु का सबसे मुख्य प्रदूषक है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोम आपको बताना है क्या होता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बायोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं बायोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा आपका जीव मंडल, बायोस्फीयर। क्लियर? बायोस्फीयर अपना उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा का पिरामिड है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है आपको बताना है। तो दोस्तों सदैव सीधा होता है। ठीक है, अपराइट। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। किस चीज़ की कमी से रतौंधी में फलित होती है? यानी कि आपको सीधा सीधा बताना है रतौंधी किसकी कमी से होती है। उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होती है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होता है? ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव आपको बताना है किस गैस के एकत्रित होने से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों वायुमंडल में बढ़ती हुई जो हानिकारक गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमा होकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। कितने समय में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे? उत्तर हो जाएगा 6 से 10 सप्ताह में। क्लियर? 6 से 10 सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शकरकंद जिसको आप उन लोग मीठा आलू कहते हैं ना, स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो में क्या रूपांतरित होता है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जड़। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा जड़।
तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी साइंस बायोलॉजी के। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने प्रश्नों को आपने सही उत्तर दिया है। 1450 क्वेश्चन इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों को टारगेट है कि 1450 क्वेश्चन 30 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बेस्ट तरीके से अपनी लेखपाल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम ज्ञान मंत्रा के PDF कोर्सेज की सहायता से। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर डेमो देख सकते हैं और पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।